चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की एक और पॉलिटिकल मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल नॉलेज की किताबों में, तस्वीरों में जिस इमारत को देखते थे वो अब आपको अपने लेंस पर नज़र आ रही है, अपनी स्क्रीन पर। ये हैदराबाद की मशहूर चार मीनार है। हम लोग इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैं। इस एपिसोड में हम तेलंगाना की राजनीति पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए तीन बहुत जाबड़, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं रवि रेड्डी जी, जो द हिंदू के पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ हैं बालू सर, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल के पॉलिटिकल एडिटर हैं। और हमारे साथ हैं टी एस सुधीर जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, इंडिया टुडे समेत कई संस्थानों के लिए काम कर चुके हैं। और नेता नगरी में भी आप कई बार इनको देख चुके हैं। ये तेलंगाना का नक्शा। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो स्टेट का एक कल्चरल ज्योग्राफिकल डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न होते हैं। जैसे आंध्रा में हमने सुन रखा है कि रायलसीमा है, कोस्टल है। तेलंगाना में ये डिवीज़न किस तरह से है? तेलंगाना में उस तरह से डिवीजन नहीं है जिस तरह से कोस्टल, नॉर्थ कोस्टल, उत्तरांध्रा या रायलसीमा माना जाता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर बेसिकली साउथ तेलंगाना, जो कि हैदराबाद के नीचे का पोर्शन है, और नॉर्थ तेलंगाना, जो कि आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर वाले, और ईस्टर्न पार्ट में नलगोंडा और खम्मम को भी माना जा सकता है। तो एक तरह से ज़्यादातर डायरेक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। रीजन्स के स्पेसिफिक नाम, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, वैसा नहीं है। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तब होता था कि कोस्टल आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना, लेकिन अभी तेलंगाना के उस तरह के डिविजन्स नहीं है। ओके। और इसमें भी अगर मैं बहुत ही पॉलिटिकली देखूं तो महबूब नगर वो एरिया है जहाँ से नरसिम्हा राव होते हैं? नहीं। करीमनगर। वो कहाँ पे है? करीमनगर यहाँ पर है, नॉर्थ तेलंगाना में करीमनगर। बंगारा, उनके गांव का नाम था बंगारा। वहां से इसलिए भी ध्यान आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो उनकी फैमिली से मिले थे। हाँ, वो मिले थे, यहाँ हैदराबाद में ही मिले थे। और महबूब नगर इस बात के लिए मशहूर तो नहीं कहूँगा, एक समय पर वहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता था। बसेस जो बॉम्बे के लिए होती थी या बाकी शहरों के लिए होती थी, बिल्कुल भर भर के जाती थी। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन महबूब नगर से ही होता था। वो काफ़ी हद तक अब रुक गया है। अच्छा। निज़ाम के अंडर में ये सारा एरिया आता था? इंटायर तेलंगाना निज़ाम के अंडर में आता था। अपार्ट फ्रॉम तेलंगाना, दिस पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, नांदेड़, ओसर, then this part of Karnataka, Raichur, Bidar, all these areas were also under Nizam. So this is a greater Nizam, which now there are three Nizam areas. One is Great Hyderabad, Telangana, Karnataka, Hyderabad, and then this Maharashtra part of Hyderabad. So निज़ाम के तीन इलाके थे, बट ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, ये कन्नड़ा स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे तीन सवाल हैं। एक, रज़ाकार जिनका हर बार जिक्र आता है, अभी फिर से पॉलिटिक्स में जिक्र आया, वो रज़ाकार का एरिया कहाँ पे था? सिर्फ हैदराबाद या उसके आसपास का? दूसरा, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट म्यूटनी भी हुई थी इंडिपेंडेंस के ठीक बाद, उसको भी खत्म किया गया था। तो मैं कल कुछ सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे कम्युनिस्टों का असर था वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि अभी कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है। तीसरा, जब हम छत्तीसगढ़ में जाते हैं नक्सल एरियाज़ में, तो वहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाकों में जो MCC, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर वाले लोग थे, उनके लिए दादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। और ये भी कहा गया कि बड़े पैमाने पे तेलंगाना और आंध्रा से वो लीडरशिप वहाँ पर गई, क्योंकि ये बॉर्डरिंग भी है ओडिशा से, महाराष्ट्र से, चंद्रपुर के इलाके से। तो इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता दीजिए, रज़ाकार वाला एरिया कौन सा था और कम्युनिस्ट म्यूटनी वाला एरिया कौन सा था जहाँ पे एकदम वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था आज़ादी बाद, और उसकी वजहें क्या थी? अगर आप रज़ाकार की देखें तो ये एंटायर नॉर्थ तेलंगाना, आप कैसे नलगोंडा या नलगोंडा, मतलब अभी जब 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 तेलंगाना बना खाली नलगोंडा जिला था वो। अब नलगोंडा में 3-4 जिले बन गए हैं। अब नलगोंडा है, सूर्यापेट है, यादाद्री भुवनगिरी है। तो दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स वर पार्ट ऑफ नलगोंडा एट दैट टाइम। नेक्स्ट टू हैदराबाद, बॉर्डरिंग हैदराबाद यहाँ पे। और खम्मम, जो वरंगल, जो खम्मम है ना, खम्मम, ये भद्राद्री, खम्मम, ये पूरा एक जिला था जी। अब इसमें 4-5 जिले बन गए। ये बिल्कुल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पे गुजरते वाला इधर है, यहाँ उड़ीसा। ये एंटायर खम्मम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लग के रहेगा। पहले जब 2014 में जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था तब 10 जिले थे, ज़्यादा आसान था। अभी 33 जिले हैं।
तो रविकांत रेड्डी भी कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे कौन सा है, तो काफी कंफ्यूजन है सबको, सभी जिलों के नाम भी याद नहीं रहते हैं। और अभी रेवंत रेड्डी ने, आई मीन इफ आई मे जस्ट डू एन असाइड, ही इज मूटिंग द आइडिया ऑफ मेकिंग इट ऑल बाय पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कि सिर्फ 17 जिले हों, 16 जिलों को खत्म कर दो, 33 से वापस 17 पे ले आओ। तो इसको लेके प्रोटेस्ट नहीं होगा जैसे यूपी में और दूसरी जगहों पे या छत्तीसगढ़ में नए डिस्ट्रिक्ट बनाना एक बड़ा इंपावरिंग सा काम माना जाता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया या कट शॉर्ट कर दिया तो उसके भी पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इशू है? अभी तो इलेक्शंस में बीआरएस ने उसको इश्यू बनाया है। बीआरएस कहता है कि रेवंत रेड्डी का गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एंड बीआरएस क्रेडिट लेता है कि 33 जिले बनाए हैं हमने 10 से। सबको जैसे आपने कहा एम्पावर किया है सबको, कलेक्ट्रेट्स आए हैं, आपको गवर्नेंस हैज कम टू योर डोर स्टेप, आपको नजदीक हो गया है। ये तो इश्यू बनेगा ही जब घटेंगे। बट इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, जैसे आप ये देखिए नारायणपेट जिला जो एक रेवेन्यू डिवीजन था, इसको एक जिला बनाया। देन मुलुगु एक है, मुलुगु में खाली 2 लाख वोटर हैं, तो इसको एक जिला बना गया वारंगल से काट के। तो ऐसे कुछ बहुत छोटे जिले हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। आप मुलुगु को वारंगल के साथ भी रख सकते हैं, फिर भी वो चलेगा। नारायणपेट को महबूबनगर के साथ रख सकते हैं। अच्छा, so before we delve into these details, एक कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक एक करके रीजन्स को इंट्रोड्यूस करते जाएं कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए मशहूर है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो सकती है, तो जो हमारे नॉन तेलुगु स्पीकिंग व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज करने में ईजी रहेगा। लेकिन इफ आई मे जस्ट मेक ए पॉइंट, व्हाट यू मेंशन्ड अबाउट माओइज्म एंड नक्सलिज्म, जो पूरी लीडरशिप जो अब छत्तीसगढ़ में दिखती है, टू एन एक्सटेंट इवन ओडिशा में, वो ज्यादातर तेलुगु भाषी लोग ही हैं। तेलंगाना से वो मेनली करीमनगर से, आदिलाबाद से, निजामाबाद एंड वारंगल, दीज वर द 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि नक्सलिज्म के हॉटबेड माने जाते थे। टिल अबाउट नक्सलिज्म एक तरह से खत्म तब हुआ जब वाई एस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने 2004 में। ग्रे हाउंड्स उनको टॉक्स के लिए बुलाया, लेकिन एक तरह से समाप्ति उस दौर में हुई उनके टेन्योर में 2004 से 2009 में, बिकॉज 2003 में आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू पर तिरुपति में अलीपुरी में जानलेवा हमला हुआ था, यू नो, देयर वाज एन अटैक ऑन हिज लाइफ। सो उसके बाद नाउ नक्सलिज्म यहाँ तेलंगाना में नहीं है, इट्स द अदर साइड ऑफ छत्तीसगढ़ में। या वहाँ पे क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, यहाँ पे अन्ना बोलते हैं। अन्ना बोलता है। बढ़ा कैसे एक जो आज़ादी के ठीक बाद से अब तक यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट, और वो वाला नहीं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन करता है लाइक सीपीआई और सीपीएम, जो सशस्त्र रिबेलियन की बात कर रहा है, क्या उसका आधार था और कैसे कर? वेल दिस यू वांट टू टेक इट? श्योर। ये जो नक्सलिज्म का जो रूट्स थे ना यहाँ पर तेलंगाना में, दे केम फ्रॉम कम्युनिज्म। द प्रॉब्लम वाज दैट पीपल फेल्ट, see, we'll also go a step back into history थोड़ा, 2 कदम पीछे जाएंगे। जब निज़ाम का डोमिनियन भी था, there was a lot of revolt against the Nizam's rule. That was the root, that was the you can go back as the roots of the base from where it all began. And जब influence आया नक्सलिज्म से, बंगाल से यहाँ पर, जहाँ पे ये दोरा जो कहते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स को कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, दोरा। तो बहुत रिसेंटमेंट था। किस एरिया में था स्पेसिफिकली? मैं आपको बताऊं, जो सोशल कंडीशंस थे जो 50-60s में, काफी डोमिनेशन बाय द अपर कास्ट था यहाँ पे। ये जिस करीमनगर, वारंगल, यहाँ पे अपर कास्ट कौन सी हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं? रेड्डी है, वेलमा है। रेड्डी एंड वेलमा, दे आर अपर कास्ट एंड दे आर लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं आप। और पॉलिटिकली भी उन लोग डोमिनेंट पेजेंट कास्ट कहते हैं। डोमिनेंट पेजेंट कास्ट। तो उनका जो सप्रेशन था, जो एससी और एसटी के, एसटी से ज़्यादा एससी लोगों पे या बीसीस पे, जिन लोगों के पास लैंड नहीं था, तो जो नक्सल मूवमेंट जो आया, बेसिकली इट वाज फॉर लैंड, कि जिसके पास जो लैंड कर रहा है उसको चाहिए, जो टिल कर रहा है उसको ही देना है। तो वहाँ से आया। और जहाँ का लीडरशिप, जो जैसे बालू बता रहे थे, लीडरशिप का मेन जो 50-60s में जो निज़ाम के अगेंस्ट जो नक्सल, जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट था, led by Ravi Narayan Reddy and all others, who fought against the Nizam and the Razakars, वो बेस था। जब वो चले गए, जो उसका एक जो नक्सलबरी से जो आया, जो न्यू थॉट, जो श्रीकाकुलम से होके यहाँ पे आया, उसकी वजह से यहाँ पे नक्सलिज्म काफ़ी बढ़ी। बट नक्सलिज्म का आप देख सकते हैं 2 रुख हैं। एक, नक्सलिज्म ब्रॉड सम सोशल चेंज इन तेलंगाना। पीपल जो मतलब लोग आप कह सकते हैं डर के
दूसरे कम्युनिटीज को ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगे। उधर सोशल जो चेंज है वो नक्सलिज्म की वजह से आया। यू एग्री विद दिस? या टू एन एक्सटेंट से उनके मेथड्स ठीक नहीं थे। ऑब्वियसली वो बंदूक की शक्ति पर विश्वास करते थे, लेकिन जैसे रवि ने कहा कि देयर वाज सोशल चेंज अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर, लेकिन इवेंचुअली ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होने लगा क्योंकि ये काफ़ी सारे एक्सटॉर्शनिस्ट भी होने लगे, काफ़ी सारे ना एक्सटॉर्शन गैंग्स बन गए, तो उसकी वजह से नक्सलिज्म जो बेसिक आइडियोलॉजी थी उसको भी काफ़ी खराब नाम मिला। क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तेलंगाना में कहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है और क्रॉप पैटर्न क्या है? कौन सी खेती ज़्यादा होती है? अगर इसको बहुत लेमन में बोलूँ, किस इलाके में? पैडी होती है, धान या कपास, और पूरे इलाके में groundnut. And a lot of dry, I mean, मूंगफली। मूंगफली चाहिए। jawar, the maize, the barley, that kind of the dry crops, because at least पहले, I mean, कुछ सालों तक most of the area was काफी dry, ज्यादा सिंचाई नहीं थी, तो उसके चलते काफी सारे maize, barley, jawar kind of crops were grown, लेकिन अभी काफी फसल जिसको या कम पानी अभी चाहिए। काफी पैडी और कॉटन काफी उगाई जाती है। तो पैडी का एरिया जो निज़ामबाद है, जगित्याल या निज़ामबाद, जगित्याल, जो करीमनगर, वारंगल, खम्मम, तो ये एरिया में सेंट्रल तेलंगाना, if I may say so. लिटिल बिट ऑफ सेंट्रल तेलंगाना, बिकॉज यहाँ पे निज़ाम सागर एक प्रोजेक्ट है, फिर उसका जो कांग्रेस जब आई, फिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आया, जिसकी वजह ये से नागार्जुन सागर है। या तो जिसकी नलगोंडा के जिसकी वजह से नलगोंडा की तरफ काफी बड़ी हो। फिर यहाँ पे श्रीशैलम प्रोजेक्ट है जो महबूब नगर से जाती है, बट महबूब नगर में कभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अपर एरिया में रहता हूँ। श्रीशैलम कोई रिलीजियस प्लेस भी है? इट्स ए रिलीजियस हाँ। प्लेस, श्रीशैलम शिव जी का बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग है। है क्या? हाँ, एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ, अच्छा। तो आप कह सकते हैं जो ये पहले से ही थोड़ा बहुत करीमनगर, निजामाबाद, दीज वर मोर प्रॉस्परस एरियाज बिकॉज उनके पास वाटर इरिगेशन फैसिलिटी थी बिकॉज ऑफ द डैम एंड ऑल, एंड थोड़ा बहुत उनके पास वो काफी सिंचाई काफी होती थी। इसीलिए निजामाबाद में यू हैव शुगर केन आल्सो, व्हिच इज अ वाटर इंटेंसिव गन्ना क्रॉप। भी होता या है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? मेनली गोदावरी एंड कृष्णा मेनली। गोदावरी कृष्णा है, गोदावरी यहाँ से आता है, ऐसे इधर से जाता है, आदिलाबाद, मंचिरियाल, ये ऐसे जाता है यहाँ से। ये दिख रहा है आपको? जी, ये ऐसे आता है वहाँ से, जिसके ऊपर खम्मम, भोपालपल्ली, खम्मम, ये खम्मम एरिया है। एंड इट कम्स लाइक दिस, भद्राचलम के पास ये गोदावरी है। होते होते जाता है, ये गोदावरी जी, है, हाँ? ऐसे आता है जी, ऐसे। और इस एरिया के लिए यहाँ से तो आपको सबसे ज्यादा कृष्णा चलती है, एक तो ये है कृष्णा, ऐसे आती है कर्नाटका से, हाँ, और बीच में काफी छोटे मोटे नदियां काफी हैं, नदियां हैं। ट्रिब्यूटरीज। lot of जैसे हैदराबाद इज ऑन द रिवर मूसी, इज बिल्ट ऑन रिवर मूसी, जो कि अभी आई मीन इट इज मोर ऑफ ए नाला दैन ए रिवर, बट आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग हैदराबाद इज ऑन मूसी रिवर। मंजीरा है, छोटी काफी है, हाँ। और इंडस्ट्रियल बेल्ट कहाँ कहाँ पे है? industries mostly are in and around Hyderabad. In and around Hyderabad, most of the industries are there. The biggest industry is of course in the Singareni collieries जो है ना, और coal belt जो होता है जी, इस एरिया, करीमनगर, यहाँ करीमनगर ये है, करीमनगर। पेट्टपल्ली, ये एरिया सारा कोल बेल्ट है। हाँ, दिस इज कोल बेल्ट। This is the यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी है क्या? एनटीपीसी का है रामागुंडम। रामागुंडम में है, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर। और ये जो हम लोग आईटी हब सुनते रहते हैं हैदराबाद का, In and around Hyderabad, so you're talking about if this is Hyderabad, Cyberabad. the western पश्चिमी इलाका जो है हैदराबाद का, that's where the Cyberabad city was established. अच्छा, कह सकते हैं रंगारेड्डी, मेडचल, हैदराबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पब्लिक के लिए। घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क, कोई टेम्पल, कोई हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पे तेलंगाना, तब और समझ में आएगा लोग। Only one. Bhadrachalam, which is the main Ram temple, which is in Khammam. This is Bhadrachali, Kottagudem. Yeah, it will be on the Chhattisgarh border. भद्राचलम। AP border. Yeah, AP border. ये तो नीचे आ गया एपी बॉर्डर। It will be somewhere here. कोत्तागुडम ये एरिया में, कोत्तागुडम से आप इधर जो क्या है सर भद्राचलम में? Ram temple. Ram It's a very temple. famous. राम के मंदिर Yes, हैं। पुराने मंदिर हैं? Yeah, it's a very famous Ram वेरी temple. फेमस। और ये कहा जाता है कि जब राम वापस लंका से वापस जा रहे थे जी। अयोध्या, तो वहाँ पर रुके, भद्राचलम। भद्राचलम में रुके, और वो गोदावरी के डिस्ट्रिक्ट तट कौन पे सा है? खम्मम है या? तो एक्चुअली ये पूरा खम्मम डिस्ट्रिक्ट था एक जमाने में, मतलब बिफोर 2014। तो ये पड़ेगा आपको एकदम एपी के बॉर्डर पे, एज ऑफ एपी।
यहाँ पर This is ये भद्राचलम। Yeah, इसी जिले के नाम पे लगा है भद्राद्री कोत्तेगुडम इज बेस्ड ऑन दैट भद्राद्री रामुडू बोलता है यहाँ पे उसको अच्छा बेस्ड ऑन भद्राचलम टेम्पल अच्छा, तो ये एक जगह हो गई मशहूर। और दूसरा है टेम्पल बड़ा सा श्रीशैलम, श्रीशैलम ये नागर यहाँ पर है, आंध्रा में ये आता है ये हाँ। एक्चुअली कृष्णा के उस तरफ पड़ता है। कृष्णा इज द डिवाइडिंग बॉर्डर बिटवीन Natural आंध्रा border। एंड नेचुरल बॉर्डर। जी, ये बह रही कृष्णा श्रीशैलम नदी, है। ये जो आपको नीली रेखा दिख रही है श्रीशैलम के बगल। ये श्रीशैलम है, थोड़ा सुंदर लगता होगा वहाँ तो एकदम नदी के किनारे। बहुत सुंदर है। हाँ। नल्लमला हिल्स है, नल्लमला फॉरेस्ट है जी और नल्लमला फॉरेस्ट बोथ साइड या तेलंगाना के साइड जी, नागर जी, कर्नूल जी। या आंध्रा के साइड मिलाकर टाइगर रिजर्व है। अच्छा। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व टेम्पल हो होता है। गए, टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर भी एक और एक टाइगर रिजर्व है, ये सारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करके कावल ये रहा कावल। कावल टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। यहाँ पे बासर टेम्पल है, सरस्वती का टेम्पल है निर्मल में यहाँ पे। अच्छा। इस जिला में और हैदराबाद में होगी जगह जैसे हैदराबाद में तो चारमीनार है हमारा, और क्या गोलकोंडा है? फोर्ट है, ये मस्जिद हाँ मक्का मस्जिद है। मक्का मस्जिद, ये कितनी पुरानी है? ये भी बहुत पुरानी है बहुत ज्यादा ही पुरानी है पता नहीं मैं 100-200 साल को आराम से अच्छा, तो यहाँ पे जो निजाम शाही से जुड़े मॉन्यूमेंट्स है वहाँ बहुत भीड़ आती है हैदराबाद में। हाँ, I mean you बाहर have के tourist? the 7 tombs, but major tourist spot तो हैदराबाद का है 7 tombs। The 7 tombs, that is the Qutub Shahi tombs. Uh-huh. That is not the Asif Jahi, the Qutub Shahi tombs dynasty. This is the Charminar, which is as old as Hyderabad itself. एक वो जो डिबेट चलती रहती है भाग्यनगर वाली, वो क्या डिबेट है? वो जो मंदिर आप देख रहे हैं, अगर आप भाग्य left लक्ष्मी में वो मंदिर। भाग्य लक्ष्मी मंदिर देख रहे हैं ना, हाँ। now that was it began as a stone or it's very controversial. तो वो धीरे धीरे it has become a temple which is abutting Charminar. So ये भाग्य लक्ष्मी है तो उसके नाम पे भाग्यनगर, and then there is of course a story that Bhagyanagar was someone with who the ruler of Hyderabad was in love with, Bhagmati, and उनके नाम पर भाग्यनगर हुआ। हालांकि the thing is also that the name was changed to Hyder Mahal, which is why it is Hyderabad. अच्छा सर, फेमस पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैप को हम कैसे दिखाएंगे? जैसे मुझे यहाँ पे मेढक दिखा जहाँ से इंदिरा गांधी 1980 में इलेक्शन लड़ी थी और जीती थी। हाँ, तो मेढक। और कहाँ का मशहूर पॉलिटिशियन जिनको आंध्रा के बाहर के लोग भी फटाक से पहचान लें, जैसे हमने नरसिम्हा राव का जिक्र किया, या रेणुका चौधरी तो उधर आंध्रा वाले एरिया खम्मम से ये एरिया है। अभी वो लड़ रही है इलेक्शन इस बार, वो राज्यसभा की अभी सांसद राज्यसभा में है तो नहीं लड़ रही। तो हाँ, जब और केसीआर साहब है, चंद्रशेखर राव जो पुराने हमें केसीआर जी, हाँ, के चंद्रशेखर ये राव। उनका जिला सिद्दीपेट। सिद्दीपेट और मेदक, मतलब ये सिद्दीपेट मेदक एक जिला था एक जमाने में, अब इसको ये केसीआर का इलाका ये है। केसीआर का इलाका रेवंत रेड्डी का महबूब नगर है। ये वाला ये महबूब नगर रेवंत रेड्डी का इलाका जो महबूब current CM नगर अभी उनका जगह उनकी जो विलेज है जहाँ से वो आए वो नागर कर्नूल में पड़ता है। हाँ। बट ये पूरा एक जमाने में वनपर्ती, महबूब नगर, नागर कर्नूल, जोगलांबा गढ़वाल, नारायणपेट, ये पूरे एक जिला था। एक जिला था महबूब नगर। अब इसको 5 में बांटा गया, एक बीच में वनपर्ती भी है छोटा कहीं। तो रेवंत रेड्डी साहब आते हैं नागर कर्नूल जिला से, और आपको मिलेंगे ओवैसी साहब, तो पता है हैदराबाद के सेंटर हैदराबाद से ही है। एकदम हैदराबाद से ही। और कोई उनका- पुराने फेमस पॉलिटिशियन पुराने विजय भास्कर रेड्डी और ये सब जितने वो आंध्रा से। वो सब आंध्रा वाले एरिया से। जो कर्नूल एरिया जो महबूब नगर से लग के है वो यहाँ नीचे पर में। यहाँ पर ये एरिया पड़ता है कर्नूल। जी कर्नूल। उसके नीचे और जो कड़पा जहाँ से वैएस राजशेखर रेड्डी आते थे, जी, जहाँ से कडप्पा, हाँ। चंद्रबाबू कड़पा नायडू से। भी आते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी उसके वो भी कडप्पा से। No, कडप्पा से। चित्तूर further south. उसके बगल में चित्तूर है, वो चित्तूर से आए हैं। हाँ। और आजकल जो यहाँ के लीडर्स है जो बीजेपी में है, आप कोई बंडी मुझे- संजय है, जी, बंडी वो संजय करीमनगर से आते हैं। जो करीमनगर से आते स्टेट हैं प्रेसिडेंट यहाँ थे से। बीजेपी के। जी वो यहाँ से आते हैं। अभी तो किशन रेड्डी हैं शायद। किशन रेड्डी हैदराबाद से आते किशन रेड्डी हैं। हैदराबाद से। वो हैदराबाद के। बड़े सोशल बेस वाली कास्ट कौन कौन सी है? जैसे एक तो रेड्डीज होंगे, तो रेड्डीज आर इक्वली डिवाइडेड Reddy's are, yes, they are. इन आंध्रा, बिटवीन आंध्रा एंड तेलंगाना। I think entire आंध्र प्रदेश, entire तेलंगाना में अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको रेड्डीज पाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग उनके पास। लैंड होल्डिंग उनके पास है। और वेलमा जो कम्युनिटी है, जो जैसे जी। केसीआर साहब है, जो जी। अनदर बिगेस्ट कम्युनिटी, बिग नॉट बिग बट अपर कास्ट कम्युनिटी है, वो आपको मिलेगा जिस मेदक, सिद्दीपेट, करीमनगर में ज़्यादा मिलेगा, इन 3 जिलों में। और थोड़ा बहुत मिलेगा आपको नागर कर्नूल या महबूब नगर में। दलित पॉपुलेशन इवन It is evenly distributed across the उनका island. कोई बड़ा नेता तेलंगाना का एक तो मास थे, मोबिलाइजेशन हो। एक तो थे संजीवैया साहब जो चीफ मिनिस्टर भी थे, बट वो यहाँ से नहीं थे। वो जो
कह सकते हैं कि हैदराबाद से मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्का, ही इज अ दलित लीडर, ही इज फ्रॉम खम्मम। और आपको जो एससी कैटेगराइजेशन की बात हो रही है कि एससी रिजर्वेशंस को बांटना चाहिए, तो वहाँ यहाँ का एक बड़ा मूवमेंट, सब कैटेगरी, तो यहाँ का एक बड़ा मूवमेंट लेके आए हैं मंदा कृष्णा मादिगा। सो मादिगा इज अ कम्युनिटी अमॉन्ग शेड्यूल कास्ट जी। दे आर मतलब लोग अगर गिनती करते हैं उनकी ज़्यादा नंबर है अमॉन्ग द एससीज। और रिप्रेजेंटेशन कम है क्या रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली कम है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी वो दूसरे अदर एससीज से थोड़ा कम है, तो इसलिए एक मूवमेंट आई कि और रिजर्वेशन का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है विद इन द एससीज वो मालास को हुआ है। अनदर बिग कम्युनिटी मालास एंड मादिगास। तो प्रॉब्लम ये आई रिमेंबर आपने नेता नगरी में भी एक बार एक्सप्लेन किया था। तो इसमें मेन द रीजन इज अनलाइक द रेड्डीज एंड द बेलमास, जिनका कि एक बड़ा नेता उभर के आया है, उस तरह का नेता कोई एससी कम्युनिटी से नहीं आया, बिकॉज उसमें भी डिवाइड हो जाता है कि माला का है या मादिगा का है। तो उसके चलते दैट एससीज हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ चीफ मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, उस तरह का कोई लीडर उभर के नहीं आया है आंध्रा में भी या तेलंगाना में। वेलम्मा में कौन है बड़े लीडर? के चंद्रशेखर, केसीआर वेलम्मा थे। तो वैसा भी चलता है क्या, वैसी प्रतिस्पर्धा की रेवंत रेड्डी वर्सेस वो जो केसीआर है, वो रेड्डी वर्सेस वेलम्मा बन जाती है। जब वो 9.5 साल जब केसीआर मुख्यमंत्री थे, देयर वाज ए फीलिंग विद इन द रेड्डी कम्युनिटी, हालांकि उनके काफी सारे मंत्री रेड्डी कम्युनिटी के भी थे, फिर भी एक फीलिंग थी कि असली राजनीतिक शक्ति वेलमास के पास है, रेड्डीज को नहीं मिली। इसीलिए रेवंत रेड्डी को रेड्डी समुदाय का काफी जोरदार समर्थन मिला था 2023 के चुनाव। अच्छा, अभी हम लोग 17 सीटों में क्या स्थिति है उस पर आए, उससे पहले ये बताइए, तेलंगाना अलग स्टेट बना, इसका पॉलिटिकल क्रेडिट सबसे ज्यादा टीआरएस को मिला, जो बाद में बीआरएस हो गई, और इसको कांग्रेस की सबसे बड़ी हाराकीरी भी बताया गया कि वो कहानी होती है ना कि जिसमें दंड भी दिया, प्याज भी खाए, ये भी किया वो भी किया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाला मामला। आंध्र वाले नाराज की स्टेट डिवाइड कर दिया और तेलंगाना में कुछ मिला नहीं। तो स्टेट बनने के पहले किस तरह की यहाँ पे पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स थे और स्टेट बनने के बाद किस तरीके के फोर्सेज आए, क्योंकि हम लोग जब 2019 का लोकसभा चुनाव देखते हैं तब हमें लग रहा था कि इट विल बी टीआरएस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के मेरे ख्याल से 4 जीते थे 17 में, एक AIMIM और बाकी 3 कांग्रेस और वो, तो बीजेपी बड़ी फोर्स दिख रही थी। लेकिन जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि रेवंत रेड्डी वर्सेस मतलब कांग्रेस वर्सेस टीआरएस होता है और वो बाजी मारते हैं। तो जरा 2014 के कुछ पहले से अब तक के पॉलिटिकल अलाइनमेंट यहाँ के समझाइए। मूवमेंट कितना पुराना था तेलंगाना का? तेलंगाना मूवमेंट हैज बीन ओल्ड। 1969 में काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, बिकॉज उसका एक काउंटर पॉइंट, एक जय आंध्रा मूवमेंट भी शुरू हुआ, तो उसके एक तरह से काउंटर बैलेंस हो गया। इट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स। ये क्या था जय आंध्रा मूवमेंट? जय आंध्रा मूवमेंट के लिए, yeah, I mean they wanted to have their own Andhra state. So when it became a counterpoint, then at that time Indira Gandhi said that nothing doing, it will remain like that. उस समय पर काफी लोगों की मौत भी हुई थी. I think almost 300 people died in the Telangana agitation. 2001 में जब केसीआर तेलुगु देशम छोड़कर आए तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि he was deputy speaker, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू, I mean deputy speaker in the assembly, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उससे पहले वो I think वो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे पहले, इसमें सेकंड टर्म में नायडू ने उनको मंत्री नहीं बनाया, डिप्टी स्पीकर बनाया, which is largely an ornamental post। तो वो खुश नहीं थे। 2001 में वो बाहर आए और चूंकि ये काफी इमोटिव इशू था, उन्होंने इसको उठाया और 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति को गठित किया। और उसके बाद से ये एक तरह से इट बिकेम एन इशू फॉर पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द तेलंगाना रीजन कि क्या आप तेलंगाना का समर्थन करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो दैट मीन्स आप आंध्रा की जो हेजिमनी है, आंध्रा का जो डोमिनेंस है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक ये फीलिंग थी कि पानी उधर जाता है, जॉब्स उनको ज्यादा मिलते हैं आंध्रा वालों को, और जितना भी फायदा होता है वो भी आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को फीलिंग थी या स्टेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे थे? स्टेट्स भी सपोर्ट करते थे कि ज्यादा डोमिनेशन आंध्रा का था, तेलंगाना को इतना नहीं मिलता था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सिंचाई। पहले का अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं, अगर आप तेलंगाना क्षेत्र में अगर आप यात्रा करें तब आपको जनरली ड्राई रीजन मिलता था। द मोमेंट यू स्टेप्ड इनटू आंध्रा, द कृष्णा, द गोदावरी बेल्ट, सडनली पता चल जाता था
था कि ज्योग्राफी चेंज हो गई है, आंध्रा आ गए हैं क्योंकि हरियाली ज्यादा होती थी। अभी वैसा नहीं है। लास्ट 9.5 years में, टू गिव क्रेडिट टू केसीआर, हिज मिशन काकतिया एंड मिशन भागीरथ, द वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया, काकतिया, जो काकतीय वंश था वो वाला वो काकतिया, वारंगल का उस नाम पे बढ़ा। तो उसके चलते सिंचाई के मामले में, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। यू कैन सी दैट इन द ज्योग्राफी इटसेल्फ। तो सो टॉकिंग अबाउट मैं आपका क्वेश्चन, रिजेंटमेंट था। हाँ, कि resentment। आंध्रा में ज्यादा सिंचाई, ज्यादा चीजें हो रही हैं। अभी हो पर रही है। अभी आंध्रा वालों को रिजेंटमेंट होता है कि रेवेन्यू वाली सारी चीजें तो तेलंगाना में रह गई। हैदराबाद चला गया ना। अच्छा, वो दैट वाज द न्यूक्लियस। Hyderabad was the revenue, he's still the revenue generating. In fact, Hyderabad is the common capital till June 2nd. अभी कुछ ही दिनों की बात है। जून 2nd को ये कॉमन कैपिटल नहीं रहेगा। और आंध्रा का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अभी एक प्रॉपर कैपिटल नहीं है। वो अमरावती बना रहे थे। अमरावती चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगनमोहन रेड्डी कहते हैं कि मैं जून 2 के बाद जब मैं जीतूंगा, अगर वो जीतूंगा तो मैं वाइजैग में शपथ लूंगा। तो ये जो चुनाव आंध्रा में हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट टू इलेक्ट द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, इट्स ऑल्सो टू चूज द नेक्स्ट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दावेदारी में वाइजैग यानी विशाखापट्टनम है, अमरावती है, और भी कोई शहर है दावेदारी ये में? दोनों है। कर्नूल को एक जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात कर रहे थे। स्टेट कमीशन कहीं पे दे देंगे, जुडिशरी कहीं दे देंगे और मेन कैपिटल कहीं रखेंगे। तो वाइजैग, वो बोल रहे हैं वाइजैग में इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाइजैग इज द बिगेस्ट सिटी इन आंध्र प्रदेश प्रेजेंट। असेंबली, गवर्नर हाउस, ये सब चीजें। असेंबली, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती रहेगा, वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनेगा। जगन ने अपना घर बना लिया है और काफी सारे बिल्डिंग्स है। वाइजैग हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डेवलप्ड एज अ बिग। अभी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है, लेकिन जिक्र चला चूंकि आंध्रा में असेंबली इलेक्शंस भी हो रहे हैं। सर, कौन जीत रहा है? बिल्कुल लेमैन सवाल। बहुत मुश्किल है, काफी क्लोज फाइट है। बट वहाँ पे आप, वहाँ का अभी भी जैसा तेलंगाना एक ही रीजन है, आंध्रा में 3 रीजन्स हैं। रायलसीमा रीजन है, कोस्टल रीजन जिसे कहते हैं, कृष्णा, गोदावरी, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, कृष्णा एंड गुंटूर, दीज 4 डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्रोमाइज कोस्टल रीजन। फिर एक जगह है नॉर्थ कोस्टल विच इज मोस्ट बैकवर्ड। तो अब देखें तो रायलसीमा में जगनमोहन रेड्डी का काफ़ी अच्छा है, 60-40 उनका ऊपर है। दैट्स व्हाट लेटेस्ट सर्वे सेज और व्हाट वी गेट। एंड जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे तेलुगु देशम काफी बढ़ रही है। तेलुगु देशम जनसेना, पवन कल्याण की जनसेना एंड बीजेपी। और जब जगन की बात करते हैं तो वो अकेले जगन, अकेले जगन है। और नॉर्थ कोस्टल में बराबरी की चल रही है। तो अभी क्लिफ हैंगर जो नेल्लोर और जो वाइजैग में जिसकी ज्यादा पहुंच होगी, ज्यादा जीतेंगे मेरे ख्याल से। वो एक्स्ट्रा इंटेल कुछ इसमें? Extra intel? No extra intel. Any government scheme working or any anti-incumbency factor effective? Government schemes, जहाँ तक government schemes की बात है ना, जगन has spent a lot of money in direct DBTs. Okay, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर उनके काफी, जैसे आपके यहाँ कालिया थी, उनके कई सारे स्कीम्स हैं, ऑल ऑफ देम नेम्ड आफ्टर ईदर वाईएसआर और जगन। सो इट विल बी जगन अन्ना और अपने नाम पे स्कीम। हाँ, वो अपने नाम पे, फादर और सन के नाम पे। यहाँ पे भी है ना, केसीआर किट है। केसीआर किट है फॉर मुख्यमंत्री योजना तो समझ में आता है, केसीआर किट। हाँ, केसीआर किट फॉर यंग मदर्स। लेकिन आपने आंध्रा की बात की सी, आई बिलीव, जैसे बालू ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पिछले 5 साल में 2,70,000 crore rupees have been given. The interesting statistic is that 85% of the 1.5 crore families in Andhra Pradesh को at least 1 लाख रुपया मिला है गवर्नमेंट से पिछले 5 साल में, एटलीस्ट। That's a big number. बिग नंबर, 85%, which is why जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि अगर 85% people have benefited in some way पिछले 5 साल में, उसमें से 50% भी मेरे को वोट नहीं करेंगे क्या? दैट इज हिज कंटेंशन। दूसरी बात, मेनी ऑफ हिज स्कीम्स आर वुमेन ओरिएंटेड, औरतों पर। और हमने मध्य प्रदेश में देखा जिस तरह की लाडली योजना, मोस्ट लॉयल वोटर बेस। एग्जैक्टली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी, सरकार बदल। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आना। सो जगनमोहन रेड्डी का मानना है कि वेलफेयर योजना से मेरा काम हो सकता है, मैंने वेलफेयर दिया है। और दूसरा, आई थिंक इन वन पर्टिकुलर सेक्टर जहां पर वाईएसआरसीपी ने अच्छा काम किया है, वो है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में। नाउ ऑल दी 45,000 schools in government schools in Andhra Pradesh are now English medium schools, which is a big thing. पर टीचर्स को भी अपस्किल किया है या सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया? It's an ongoing process. तो उसमें होता क्या है, that it is a sense of empowerment. I am a poor peasant somewhere. लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा या बच्ची is able to speak in English. It is a skill set which is empowering. तो he is investing for the future. तो उसके चलते
the woman voter in particular is likely to be more leaning towards. What about anti-incumbency? और any sympathy for TDP क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर रेड पड़ी, ये सब हुआ. करप्शन एंड एरोगेंस इज अ बिग फैक्टर जस्ट लाइक इट वाज इन तेलंगाना. वो वहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन इस बारी तेलुगु देशम, जनसेना और भाजपा का जो है अरिथमेटिक विल वर्क इन देयर फेवर कि हम तीनों ने 1 + 1 + 1 3 कैन बी मोर देन 1. ये अरिथमेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है कॉम्बिनेशन, या ग्राउंड पे भी अलाइनमेंट दिख रहा है? क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि कोलिजन हो जाता है लेकिन वो ग्राउंड पे इफेक्टिव नहीं होता है, कार्डर एक दूसरे को उतना सपोर्ट नहीं करता. वोट ट्रांसफर होगा या नहीं ये पता नहीं, बिकॉज पिछले 4.5 साल से ये एक दूसरे को गाली देते थे, स्पेशली भाजपा और टीडीपी. नाउ एट द लास्ट मिनट सडनली बोलते हो कि नहीं अभी हम दोस्त हैं, तो क्या इस दोस्ती पर मोहर लगेगी ये पता नहीं है. क्योंकि जब 2014 में आए थे तब भी दोस्त थे. हाँ. और फिर अलग हो गए थे 2-4 साल में. Yes. तेलंगाना पे आते हैं सर. 17 सीट्स, कौन सी की कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ जोरदार मुकाबला हो रहा है, बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं? बड़े नेता मतलब यहाँ पे 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे रेवंत रेड्डी का अभी वो अपना दाव वहाँ लगा के रखे. एक मल्काजगिरी सीट है जो हैदराबाद की, जो मेडचल मल्काजगिरी, दिस वन मल्का, जो यहाँ 2023 तक रेवंत रेड्डी सीएम बनने से पहले वहाँ के सांसद थे वो. तो उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है. 35 वोटर है. 32 लाख इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी in terms of voters. हाँ, वोटर. इनफैक्ट रेवंत रेड्डी हर बार कहते हैं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों मिलाए तो भी मेरे से कम है. तो मैं उनसे बड़ा नेता हूँ. इलेक्शंस में वो काफ़ी बार ये कहते हैं. और एक और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका ओन डिस्ट्रिक्ट है महबूब नगर उनका अपना जिला है. तो उनको वहाँ पे जितना भी एक बड़ा इशू है. और बड़े लीडर्स कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? जी किशन रेड्डी कहाँ से लड़ रहे हैं? सिकंदराबाद. हैदराबाद से लगी हुई सीट. हैदराबाद शहर के 4 सीटें हैं. हैदराबाद, सिकंदराबाद, मल्काजगिरी और चेवेला जो कि आईटी एरिया है. चेवेला काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वहाँ के आईटी के जितने भी साइबराबाद वगैरह के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो वहाँ के वोटर हैं. हैदराबाद को सब्जियां जहाँ से सप्लाई होती है वो भी वहीं से आते हैं. हैदराबाद को फूल कहाँ से सप्लाई होते हैं वो भी चेवेला से आते हैं. सो चेवेला जहाँ से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जो कि जिनका कि ताल्लुक अपोलो हॉस्पिटल्स फैमिली से है और मेरे ख्याल से सेकंड रिचेस्ट कैंडिडेट है. He is the richest. He is the गुंटूर पर्सन. No, in Telangana. हाँ, in Telangana is the richest. 1,600 and गुंटूर में कौन है वो, राजा साहब? नहीं, गुंटूर में अच्छा, वो तो गंजम में है. चंद्रशेखर, he is the richest candidate. In fact, Konda Vishweshwar Reddy's declared assets are more than the total declared assets of the BJP and the Congress. I mean, BRS and the Congress candidates. All the candidates. बट उनका एक और है. I mean, वो 2014 से 19 तक भी सांसद थे वही एरिया से. बट वो टाइम बीआरएस के थे. वो टाइम टीआरएस. अभी वो भाजपा से लड़ रहे हैं. हाँ, तो उनका एक और एडवांटेज है, उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे. जो रंगारेड्डी जिला है उनके ग्रैंडफादर का नाम से बनी है. विश्वेश्वर रेड्डी जी का नाम पे उनके ग्रैंडफादर का नाम केवी रंगारेड्डी. डिप्टी चीफ मिनिस्टर. डिप्टी चीफ मिनिस्टर और थोड़ा काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर थे. सर, इतने इन्फ्लुएंशियल की जिले का नाम रख दिया गया. और उनके फादर थे चीफ जस्टिस ऑफ हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट थे. अच्छा, इधर ऊपर कोई बड़ी सीट करीमनगर से है. करीमनगर से बंडी संजय. और एक और सीट है निजामाबाद आपको पड़ेगा यहाँ, जहाँ से डी अरविंद है, धर्मपुरी अरविंद जिसने कविता को हराया है, वो फिर यहाँ से लड़ रहे हैं. तो ये आप बोल सकते हैं 2-3 काफी कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है बीआरएस कुछ महीने पहले तक पावर में थी, पर लोकसभा चुनाव में फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी. इज दैट ट्रू? लोकसभा में हाँ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी. बीआरएस इज मोर और लेस नॉट अ सीरियस कंटेंडर. Why sir, they were in power for good 9.5 years. कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है. अगर कांग्रेस जीतती है तो एटलीस्ट एक नैरेटिव के मामले में दे कैन से दैट ओके वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. भाजपा जीतती है तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी. बट बीआरएस का कौन? बीआरएस का इनफैक्ट ही इज सेइंग दैट अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो हम बन सकते हैं मंत्री सरकार में. सो that's the best case scenario for BRS. So BRS is not in the race. ये सीधा फाइट है कांग्रेस और भाजपा की. चुनाव जीते और उसके बाद माला फेर रहे हैं कि हंग आए, जिसके आने की उम्मीद बहुत कम है. अगर होगा तब देखेंगे. यूं होगा तो क्या तो वो अनसर्टेनिटी जो है ना, पीपल डोंट लाइक इट. अगर बीआरएस को वोट भी देंगे, बीआरएस के वोट जो आएंगे तो उसके तो आएंगे ही आएंगे.
लेकिन जितना वो उम्मीद कर रहे हैं कोई बड़ा वो नेता तो आने वाला है। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है बीआरएस उनके का? परिवार का कोई भी नहीं। सदस्य इस बार नहीं प्लेइंग सेफ। इनफैक्ट 2001 से ये पहला इलेक्शन है जहाँ से केसीआर का फैमिली से एक भी नहीं लड़ रहा। लोकसभा। 2001 से मतलब 23 साल के बाद लोकसभा में कोई भी केसीआर के फैमिली का मतलब कैंडिडेट नहीं है, सदस्य नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसका और इम्पैक्ट जो दूसरे कैंडिडेट्स भी पड़ता है उसकी पार्टी पे भी पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आखिरी में ग्राउंड पे किन इश्यूज का रेजोनेंस दिख रहा है आपको? क्या अरिथमेटिक कौन से इश्यूज, नेशनल या स्टेट के? इश्यूज का एक तरह से पूरा रायता फैला हुआ है बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आकर हिंदू मुसलमान की बात की है विच मे और मे नॉट फाइंड ए रेजोनेंस। रेवंत रेड्डी हर पब्लिक मीटिंग में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमको गधे का अंडा दिया गया है इन टर्म्स ऑफ फंड्स। हमको कोई फंड्स नहीं मिल रहे हैं केंद्र की तरफ। गधे का अंडा? और गधे का अंडा होता है क्या? तेलुगु एनालॉजी है क्या होती है? गाड़ी दा गुड्डू, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। गाड़ी दा गुड्डू। हाँ, गाड़ी दा इज डोंकी, डोंकी का है, गुड्डू इज एग। सो तेलुगु एनालॉजी में गाड़ी दा गुड्डू means गाड़ी दा nothing. गुड्डू। तो हर पब्लिक मीटिंग में वो एक अंडा दिखाते हैं कि हमको सिर्फ ये दिया गया है केंद्र की तरफ से। और जब से उन्होंने नरेंद्र मोदी को बड़े भाई का, तो तब से बीआरएस उन पर आरोप लगा रही है कि तुम लोगों के कुछ सेटिंग हुई है, तुम दोनों आपस में नाटू कर रहे हो। किसने कहा ये? रेवंत रेड्डी ने? नहीं, बीआरएस का आरोप है। बीआरएस क्या कह रही है? बीआरएस का कहना है कि तुम दोनों के बीच में कोई सेटिंग है और कुछ दिनों बाद रेवंत रेड्डी खुद ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। That's a very serious हाँ, allegation. और तब से नरेंद्र मोदी आरआर टैक्स की बात कर रहे हैं कि हर चीज पर ये कमीशन कलेक्ट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो यहाँ का आर है वो दिल्ली के आर को पैसा भेज रहा है, कमीशन भेज रहा है। अच्छा, 1 hour is Revant, 1 hour is Rahul Gandhi. हाँ, he doesn't say that. Modi doesn't say that, but it's obvious that the R in Hyderabad, Telangana sends to the R in Delhi. So yesterday, in fact, Modi tweeted that. So उस तरह के आरोप हैं। तो अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पर ये लड़ाई नहीं हो रही है। ये एक तरह से इमोशनल आइडेंटिटी वन-लाइनर्स चल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक नेशनल नैरेटिव से चल रहा है। मोदी, अगर बीजेपी को कुछ वोट मिलता है, सीट मिलता है, तो खाली मोदी की वजह से मिलेगा। और वो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर, खुद कह रहे हैं कि मुझे मत डालो वोट, आप मोदी को डालो, बीजेपी को डालो, क्योंकि मोदी को बनना है। पिछली बारी भी 2019 में 4 सीटें आई थी बीजेपी। 2018 में सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र जीते थे, गोशामहल से राजा सिंह, और सडनली 4 महीने बाद वो 4 सीटें जीत गए प्योरली मोदी के नाम पे एंड ऑफ कोर्स पुलवामा एटसेट्रा। तो इस बार भी वो मोदी के नाम पे कर रहे हैं। अयोध्या का देयर इज रेजोनेंस इन सम कंस्टिट्यूएंसीज लाइक आदिलाबाद, लाइक चेवेला टू एन एक्सटेंट, यहाँ करीमनगर टू एन एक्सटेंट। तो यहाँ पर बिकॉज करीमनगर ने बंडी संजय ने तकरीबन 5 लाख अयोध्या के सम काइंड ऑफ फोटो फ्रेम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अयोध्या ऑल्सो इज फाइंडिंग ए रेजोनेंस इन तेलंगाना सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। एनी एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू जिसपे खूब बज हो कि वोट गिरेगा इस पे? ना, बीआरएस बेजान कोशिश कर रही है एग्रीकल्चर को इशू बनाने के लिए। से पावर कट्स है, फार्मर्स को बड़ी तकलीफ हो रही है, सुइसाइड्स हुए हैं, लेकिन वो सब हवाखोरी बातें हैं। एक्चुअली रियलिटी मतलब रियलिटी मतलब जो वो लोग दूर है। आई थिंक पीपल आर नॉट बाइंग दैट। अच्छा, नरेंद्र मोदी वर्सेस रेवंत रेड्डी है। नरेंद्र मोदी एक तरह से काफी, इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था कि वो लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरआर टैक्स इज एन अटेम्प्ट टू लोकलाइज द इलेक्शन, बिकॉज अभी 4 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तो अभी केसीआर को अटैक करने का फायदा नहीं है। रेवंत रेड्डी को। हाँ, तो अभी केसीआर, अभी रेवंत रेड्डी को अटैक और करना है। केसीआर को पनिशमेंट मिल ही गया है। हाँ, और जितना ज्यादा केसीआर बाहर आके प्रचार कर रहे हैं, उतने ज्यादा कम वोट बीआरएस के बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच दे आर अवेयर ऑफ कि बीआरएस को तकरीबन मेरे ख्याल से 37 से 38% वोट मिला था। बीआरएस किसको ज्यादा अटैक कर रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? दोनों को, बिकॉज उनका कहना है कि इन दोनों के बीच में सेटिंग है, स्पेशली रेवंत रेड्डी और मोदी के बीच में। वाह, कमाल है। बड़े मजे का लड़ाई चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पे रिजल्ट बीजेपी के फेवर में जाता है तो क्या रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल स्टॉक डाउन जाएगा और इसका अपोजिट होता है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर रहता है, तो क्या ही विल बी फर्मली इन हिज पोजीशन फॉर 5 years? कांग्रेस को 64 सीट्स मिली थी, 64 सीटें। अगर उसको आउट ऑफ 19 119 में से, तो अगर उसको डिवाइडेड बाय 7 करें तो एटलीस्ट 9 लोकसभा सीट्स तो कांग्रेस को जीतनी चाहिए एटलीस्ट। अगर वो 9 से कम जीतते हैं तो यहाँ पर कई सारे मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, तो उनको लगेगा कि ये मौका है रेवंत को थोड़ा नीचे लाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती ये है। लोकसभा हार गए। हाँ, ये हार गए बिकॉज इट्स रेवंत इज लीडिंग द कैंपेन, ही इज द ओनली पैन तेलंगाना लीडर। कांग्रेस का कोई, बीजेपी का कोई पैन तेलंगाना फेस है?
मतलब बंडी संजय थे जब इसके पहले के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे बंडी संजय, वो पैन तेलंगाना में अपना नाम बना चुके थे। फिर उनके पर क्यों कदम दिए गए? 2023 के इलेक्शन से पहले उनको हटा दिया गया। Why? फॉर वॉट एवर रीजन, एक पॉलिटिकल रीजन बोल सकते हैं आप कि किसी ने कहा, मैं लोग कहते हैं या विद इन द बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि केसीआर ने हटवाया उनको मोदी से बात करके, क्योंकि बहुत एग्रेसिव जा रहे थे मोदी के। भाई साहब, एक पार्टी कह रही है कि रेवंत रेड्डी और मोदी मिले हुए हैं, दूसरी पार्टी कह रही है कि केसीआर मोदी से मिलके सब आपस में। नहीं, असेंबली इलेक्शन से पहले का नैरेटिव था। अच्छा। बट जिस दिन से बंडी संजय को हटाया गया तब से बीजेपी की ग्राफ बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि बीजेपी तब बात कर रही थी हम लोग 40 सीट जीतेंगे, हमारे बिना तेलंगाना में सरकार नहीं बन सकती। फाइटिंग फेस। Because Bandi Sanjay is like the Annamalai of Telangana. If I have to make a comparison. बंडी संजय कहेंगे मैं पहले से पॉलिटिक्स में हूं, और मेटाफर यूज किया जा रहा है अन्ना मलाई का। नहीं वैसे में वो तो है जैसे आपने कहा है, लेकिन बंडी जब स्टेट प्रेसिडेंट बने और वो पाद यात्रा पे निकले थे, उसका रेजोनेंस, उसका रेस्पॉन्स कुछ अलग ही तरीके में था। Okay. एंड वो डरता नहीं है बोलने में कुछ भी। यू नेवर नो, नोबडी न्यू, कांग्रेस या बीजेपी बीआरएस में नो वन न्यू वेयर द नेक्स्ट अटैक इज गोइंग टू कम फ्रॉम एंड टू whom. So that galvanized the BJP cadres everywhere. They are also in the fight. Yes. All right. On that note, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप तेलंगाना पे ये क्विक सी पॉलिटिकल मास्टर क्लास देख रहे थे। राजनीति को सीखने समझने का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉक।